Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Good afternoon to everyone. As usual, please put your name and roll number in the chat box for the attendance. And yesterday I was unwell, so couldn't take my class, and today we will continue. Okay, so in the previous class we have seen the architecture of JVM, and we were discussing about the basic part from व्हाट वाज डीबगर डीबगर क्या होता है, बिल्ड टूल क्या होता है ना, आईडी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आईडी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, एक ऐसा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपका एडिटर होता है सोर्स कोड लिखने के लिए, इंटरप्रेटर कंपाइलर अटैच होता है, बिल्ड टूल होता है, डीबगर लगा हुआ होता है। तो उसको हम ठीक है, बहुत सारे फेमस जावा के सपोर्टेड आईडी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे इक्लिप्स इज नंबर वन, लाइक इक्लिप्स इज यूज्ड एज नंबर वन, and NetBeans was very old ID. It was the most popular ID once a time. In fact, when we were studying in our degree time, there was Eclipse was not at that time, I think. So we used to write code on NetBeans. हम NetBeans का इस्तेमाल करते थे. It is also great, wonderful. JBuilder is there. It's a very lightweight ID. सबसे lightweight आपको मिलेगा, ये बहुत हल्का मिलेगा आपको। छोटी जितने भी कम कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम्स होते हैं उनके लिए एक अच्छा आईडी माना जाता था। अब तो खैर कोई यूज नहीं करता, but I recommended you people as Notepad++ in case you want to write code. It's a wonderful software. ठीक है, Eclipse is a standard for corporate world. Eclipse का आना भी एक अपने आप में मतलब अच्छी बात है, और इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग होते हैं एक्सपेक्ट करते हैं अगर आपको Eclipse पे काम करना आता है, देन इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम कि वो आपको Eclipse में ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा मानना है कि आप Eclipse में तब आए जब थोड़ा सा आप कोडिंग में कंफर्टेबल है, ओनली देन यू कैन मूव। ठीक है, उसके अलावा पाईचाम वालों का भी एक टूल आता है, एक आईडी आती है जो कि बहुत पॉपुलर है जावा के लिए, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। मतलब देयर आर लॉट मेनी आईडीज इन द मार्केट, आप जो अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आपको बेटर लगती है आप उसे इस्तेमाल करें। देयर इज नथिंग रॉन्ग कि ये आईडी यूज नहीं करनी, वही करनी। लेकिन हाँ, ये है कि इंडस्ट्री में Eclipse इज वेरी पॉपुलर, तो नो डाउट आई रिकमेंड कि आप Eclipse अगर यूज करना चाहते हैं और उसे यूज करेंगे तो इट वुड बी वंडरफुल, इट वुड बी ग्रेट। ठीक है, एनीवेज अब आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट अगली हेडिंग हमारी है फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। तो जावा के अंदर जो आपका प्रोग्राम कैसे रन करता है, क्या सब चीजें हैं, वी विल सी दैट पार्ट, है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मैंने दे रखी है, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा इनको कि जावा कैसे इंस्टॉल करनी है। व्हेन आई रोट दिस डॉक्यूमेंट एट दैट टाइम जावा 1.5 वाज देयर, अभी जावा 13 भी है, 11 भी है, बहुत सारे वर्जन मार्केट में जावा के हैं, है ना। इनफैक्ट यू कैन चेक आउट लाइक विच वर्जन इज राइट नाउ अवेलेबल, लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा। ठीक है, तो यू कैन गो टू डाउनलोड सेक्शन and there you can check out what is the latest version right now available, और आप वहां से जावा जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस वर्जन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि लेटेस्ट वर्जन ही आपको करना है। इट्स ऑल अप टू यू विच वर्जन यू वांट टू स्टार्ट। ठीक है, 64 बिट में, 32 बिट में, हर में आपको जावा का वर्जन मिल जाएगा। ठीक, सो ये उसके देखिए जावा को कॉन्फ़िगर करने के बाद, तो सॉरी डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो देयर आर सर्टेन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स व्हिच आर नीडेड टू कॉन्फ़िगर फर्स्ट, अदरवाइज आपके जावा का कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज द पाथ बाय डिफॉल्ट ऑफ जावा। तो ये सब मैंने स्टेप्स दे रखे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल टेस्टेड स्टेप्स हैं ये, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। इन केस यू वांट टू गो फॉर Eclipse, देन आई हैव आल्सो गिवन द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड फॉर कॉन्फ़िगरिंग द Eclipse। अगर आप काम करना चाहते हैं अच्छी बात है, मैंने लिंक भी दे रखा है, एवरीथिंग इज देयर, अदरवाइज कोई नीड तो आपने ये मैंने फिर आपको GUI दिखा रखा है, कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है, कैसे कोड लिखना है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो इन सब को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है और थोड़ा टाइम कंज्यूम करेंगे, तो हम इसको लैब में करके देख सकते हैं इन केस अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ योर जावा, यू कैन सी आई एम मेकिंग इट बिट जूम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोड यहाँ से स्टार्ट है आपका पैकेज com.org.first project। सो दिस लाइन कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ Eclipse। मैंने एक पैकेज बनाया था फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से, तो ये जरूरी नहीं है। आपका कोर कोड जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पब्लिक क्लास हेलो जावा ब्रैकेट
curly bracket start, then line is written system dot out dot println hello world. This is the single code. So this code, when this code will run, you will get output by printing like hello Java. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, हमने क्लास बनाई जावा के अंदर, हर काम क्लास के अंदर होता है। ये पब्लिक क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा नीचे आके रुकिए। ठीक है, लाइक दिस, ये देखिए रन करके देखा हमने यहाँ पे, इसको आप रन करेंगे तो आपको आउटपुट नजर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, दिस इज मच मोर एलेबोरेटिव, आपको एक चीज समझ में आएगी कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये कोड है, पब्लिक क्लास हेलो जावा मैंने लिखा है। तो ये पब्लिक इज अ कीवर्ड, इट इज अ रिजर्व कीवर्ड। देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं, कीवर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। रिजर्व्ड का मतलब आप उन्हें अपने मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको उन्हें वैसे यूज करना पड़ेगा जैसा कंपाइलर चाहता है, या कंपाइलर जैसा डिफाइन किया है। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वॉइड, मेन, ये सब कीवर्ड्स हैं जो कि पहले से स्टोर है कंपाइलर के अंदर, और आप उन्हें वैसे यूज करिए जैसे जावा ने आपको करने के लिए बताया है या इंस्ट्रक्शन दी है। ठीक है, तो दिस इज अ क्लास, सबसे बेसिक डेटा टाइप है ये, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो इन ऑर्डर टू क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, यानी कि कोई भी इस क्लास का कंटेंट पब्लिकली एक्सेसिबल है या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, हम बाद में देखेंगे। तो ये क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, मैंने लिखा पब्लिक सो एनीवन कैन एक्सेस, मैंने स्टेप भी लिख रखे हैं, देखिए है ना, कि कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। देन देयर आफ्टर क्लास एक कीवर्ड है, ये डेटा टाइप है। देखिए समझिए बात को, जैसे आपने बेसिक डेटा टाइप पढ़े हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, सब भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वैसे क्लास भी एक डेटा टाइप है, और ये एक रेफरेंशियल डेटा टाइप है। इट्स नॉट अ कोर डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं कहते इसको, हम रेफरेंशियल डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, ये हेलो जावा क्लास का नेम है, हर क्लास किसी न किसी नेम से रिप्रेजेंट होती है, दिस इज द नेम ऑफ क्लास, ये देखिए मेंशन कर रखा है मैंने। ठीक है, क्लास नेम क्या है, हेलो जावा। ठीक है, ये पहली लाइन आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, क्लास एक कीवर्ड है, हेलो जावा इस क्लास का नेम है। देन देयर आफ्टर ये हमारे पास करली ब्रेसेस है, ओपनिंग और क्लोजिंग इनकी होती है, अगर कोई भी करली ब्रैकेट आपका ओपन हो रहा है तो क्लोज भी जरूर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट स्टार्ट स्ट्रिंग डायमेंशन args। ठीक है, अब ये लाइन थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंड करनी है। देखिए पब्लिक इज अगेन एक्सेस स्पेसिफायर, कि किसी भी एक्सेस को, किसी भी कंटेंट को कैसे एक्सेस करना है उसके लिए हमें परमिशन सेट करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे परमिशन सेट कर रखी है पब्लिक, यानी कि एनीवन कैन सी इट, एनीवन कैन यूज इट, एनीवन कैन एक्सेस इट। ठीक है, स्टैटिक इज अ कीवर्ड, अगेन इट इज अ रिजर्व वर्ड विच इज रिजर्व्ड बाय द कंपाइलर, जिसका मैं आपको यूज बाद में बताऊंगा। हमने यहाँ पे स्टैटिक क्यों लगाया, हम चाहते तो ना भी लगाते, और अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा भी इसका स्कोप थोड़ा नीचे आके समझ में आएगा हमें, अभी आपको बता भी दूंगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, मतलब स्टैटिक हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम ताकि किसी भी क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कॉल कर सके, ये एक फंडा है, अभी नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन बाद में बताऊंगा क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है, समझिए आपने कोड लिखा होगा, आई थिंक देखिए, मैं जैसे आपने सी के अंदर आप कोड लिखते थे तो आप वहां पे लिखा करते थे वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट इंट ए बी सी प्रिंट एफ, ठीक है, मॉडुलस डी, बंद कर दिया करते थे। तुम ये वर्ड लिखा करते थे, वर्ड हम क्यों लिखा करते थे, वाई वी रोट वाइड, हम बताया करते थे कि देखिए सी के अंदर मेन फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ये कंसेप्ट आपको सी के अंदर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि वाई एनी फंक्शन रिटर्न एनी वैल्यू। सिमिलरली जैसे हमने सी का एग्जांपल देखा, ऐसे ही जावा के अंदर भी जो मेन फंक्शन है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, और जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो हम उसके आगे वॉइड लिख देते हैं। अदरवाइज हम उसके आगे कुछ और भी लिख सकते थे, जैसे मैं यहाँ पे जो है अगर मेरा जो मेन फंक्शन है वो क्या कहते हैं आपका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो मैं लिखूंगा इंट मेन, इसका मतलब है मेन फंक्शन को इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये हम लिख सकते हैं कैर मेन, ये हम सी के अंदर लिखा करते थे कि मेन फंक्शन कैसे रिटर्न कर रहा है, फाइनली कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो हम लिखेंगे वॉइड मेन, यानी कि मेन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा,
और इसके लास्ट में इस बात को लिखने के लिए हम नीचे करते थे रिटर्न 0, का मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। डोंट थिंक 0 इज एन इंटीजर नंबर, नो, रिटर्न 0 मतलब नथिंग इज रिटर्न हियर। दैट इज व्हाई टू एनकम्पास स्टेटमेंट वी यूज व्हाट, सॉरी void, हम वर्ड लिखा करते थे, ठीक है। ऐसे ही जावा के अंदर हम मेन के आगे वर्ड लिख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं फिलहाल हमारा मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। देन आफ्टर दैट देयर इज एन स्ट्रिंग एरे, इट इज एन स्ट्रिंग एरे, और ये आर्गुमेंट्स लिए जाते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है स्ट्रिंग ब्रैकेट स्पेस args, इनपुट आर्गुमेंट्स टू मेथड, हियर इट इज एरे ऑफ स्ट्रिंग। देखिए एक चीज समझिए जो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि जावा जब भी कोई इनपुट किसी यूजर से लेती है तो बाय डिफॉल्ट इट assume that its data type is string। हर चीज जावा के अंदर स्ट्रिंग मानी जाती है। अब आपको अगर इंटीजर लेना है तो आप इनपुट एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसको बाद में इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, उसको बाद में डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वट एवर यू आर टेकिंग, तो हम उसे स्ट्रिंग के अंदर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनपुट जो मैं ले रहा हूँ उसका साइज क्या होगा, 10, 12, 20, 30, 50, 80, 90, काफी बड़ा इनपुट हो सकता है। तो हम ये ब्रैकेट खाली ऐसे छोड़ देते हैं, हम कोई इसकी रेंज नहीं बताते। अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा तो फिर मैं 20 से ज्यादा डेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए हम इसे एम्प्टी रखते हैं ताकि हम इसके थ्रू आर्गुमेंट तो ले सकें लेकिन उसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक है। देन दिस इज द मेन फंक्शन, ध्यान रखें ये आपका मेन फंक्शन है and it is very important, it is the major part of your sorry it's an image I think, no problem, ठीक है। तो this is basically your main function। ये हर जावा के प्रोग्राम में हर क्लास के अंदर, बेस क्लास के अंदर जो आपकी डिफॉल्ट क्लास होती है उसके अंदर जरूर आएगा, इसके बगैर आपका जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सेम सी में हुआ करता था, सेम सी प्लस प्लस में हुआ करता था, और ऐसे ही जावा में भी होता है। सी में भी मेन फंक्शन हुआ करता था, सी प्लस प्लस में भी मेन फंक्शन हुआ करता था, और यहाँ पे जावा में भी मेन फंक्शन होता है। बस एक छोटा सा माइनर मैं आपको डिफरेंस और बता दूं सी सी प्लस प्लस के अंदर, कि अगर सी में आप मेन फंक्शन डिक्लेयर करते थे तो आप मेन फंक्शन के आगे कुछ ना कुछ लिखते थे, जैसे void, ठीक है, int, ठीक है, या कैरेक्टर, आप बताते थे कि रिटर्न टाइप क्या होगा। ये सी के अंदर हुआ करता था। सी प्लस प्लस में मेन के आगे बगैर कुछ लिखे भी काम चल जाता था, लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन ये है कि सी प्लस प्लस के अंदर बाय डिफॉल्ट मेन फंक्शन कौन से रिटर्न कर रहा है। तो अगर आप कोई डेटा टाइप नहीं लगा रहे हैं, रिटर्न टाइप नहीं लगा रहे हैं मेन के आगे, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली चुपचाप इसके आगे इंट लगा दिया करता था। तो सी प्लस प्लस के अंदर बाय डिफॉल्ट मेन फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन जावा के रिस्पेक्टिव ऑफ सी प्लस प्लस एंड सी, हमें जावा के अंदर जो है मेंशन करना पड़ता है कि मेन का रिटर्न टाइप क्या होगा, हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ये लाइन खत्म हो गई। उसके बाद हमारे पास अगेन हमने कर्ली ब्रैकेट दिए, बॉडी बनाई हमने इस फंक्शन की, मेन फंक्शन की बॉडी बनाई। हमने लिखा है पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। सिस्टम आपकी एक बेस क्लास है जो कि हमें बता दीजिए एक हेडर फाइल की तरह एक पैकेज है जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि हमें आउटपुट प्रिंट करना है, और वो कौन फंक्शन प्रिंट करेगा, प्रिंट एलन। एलन का मतलब नेक्स्ट लाइन, एल एन का मतलब नेक्स्ट लाइन, उल्टा लिख देते हैं, एल एन से लिखते हैं। प्रिंट का मतलब प्रिंटिंग होगी, और क्या प्रिंट होगा, डबल कोट्स के बीच में दिया हुआ कोई भी डेटा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो देखिए हमारे पास प्रिंट एलन जो है वो प्रिंट करेगा आपका कंसोल पे जो भी डेटा होगा प्रिंट करने काम आएगा, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सी में था। बस फर्क है सी के अंदर हम प्रिंट एफ यूज करते थे, प्रिंट एफ यूज करते थे इस तरीके से। जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूं दानिश सेमीकोलन, प्रिंट एफ आता था। जावा के अंदर प्रिंट एफ ना आके प्रिंट एलन आता है, प्रिंट एलन आता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग टू प्रिंट, ये वाली स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब कोई भी एक लाइन सेंटेंस जो हमें प्रिंट करना है, और सेमीकोलन का मतलब है स्टेटमेंट एंड हो चुकी है, अब इसके आगे जो भी स्टेटमेंट आएगी वो एक नई स्टेटमेंट आएगी। आपने दो करली ब्रैकेट ओपन किए थे, आपने दो करली ब्रैकेट क्लोज भी कर दिए। तो इन दिस वे दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ बेसिक प्रोग्राम वेयर यू आर गोइंग टू प्रिंट अ सेंटेंस हेलो जावा। तो इसमें बताइए कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो, एनीवन एल्स? सिस्टम डॉट आउट क्या है? सिस्टम, देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए।
सिस्टम जो है मैंने बताया ना आपको, एक पैकेज है बेसिकली, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है, कैसे प्रिंट एलएन को हमें यूज करना है। आउट हम आउटपुट के लिए लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा, आपने देखा होगा कि सी के अंदर हेडर फाइल आया करती थी हैश इंक्लूड stdio.h। std का मतलब स्टैंडर्ड, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट और डॉट एच का मतलब हेडर फाइल है। तो ये एक हेडर फाइल, कंप्लीट हेडर फाइल थी। ऐसे ही यहाँ पे आप उस हेडर फाइल को रिप्लेस कर दो जावा के अंदर system.out.println से, है ना। तो इट्स अ बेसिकली पैकेज विच इज इन जावा एंड विच इज टेलिंग लाइक व्हाट टू प्रिंट, हमें क्या प्रिंट करना। इज इट क्लियर? Yes. ओके, ठीक है। तो दिस दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। और मैंने एक एक कीवर्ड को देखो ऊपर हाईलाइट कर रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये चीजें इसलिए समझिए क्योंकि अभी हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेन फीचर्स हैं जो सिलेबस के अंदर हैं, चाहे वो इनहेरिटेंस है, चाहे वो पॉलीमॉर्फिज्म है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, हम बगैर जावा के बेसिक कंसेप्ट को समझे उनको कभी समझ नहीं पाएंगे। आप समझ भी जाते, प्रॉब्लम ये है कि आपने सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होती तो यकीन मानिए आपको फिर मैं जावा बहुत जल्दी, मतलब कुछ भी नहीं समझाता और आप आराम से वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पहले से सी प्लस में पढ़ चुके होते तो आपको और इजीली समझ में आते। बट प्रॉब्लम है कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की हमने कोई भी 12th लैंग्वेज में नहीं पढ़ी। पढ़ा। नहीं देखिए मेहुल, आपने 12th में पढ़ी बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता है क्लास के अंदर 80 स्टूडेंट्स हैं तो क्या 80 के 80 ने 12th में पढ़ी है? नो, नॉट लाइक दैट। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन यू ओनली, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन यू ओनली। मैं नहीं मानता ना डिग्री के अंदर अगर सी प्लस प्लस नहीं है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, स्कूल में पढ़ लिया, दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम। और कौन से कीवर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है इसे आप प्लीज पढ़ें एक दफा तसल्ली से, और कुछ समझ में आए तो मुझको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव डेटा टाइप्स, जैसे सी के अंदर हुआ करते थे, वी हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स। जावा डेटा टाइप्स को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, ठीक है। अगेन देखिए, जैसे इंट नंबर इज इक्वल टू 5, तो मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया, नंबर नाम का वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, यानी कि इस नंबर नाम के वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, और मैंने उसे डिक्लेयर करने के साथ 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 ही इनिशियलाइज भी कर दिया। तो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली सपोर्टिंग द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और साथ में उसकी वैल्यू हाथों हाथ दे देते हैं तो उसको हम डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों कहते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं, कंपाइलर ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक रिजर्व करता है, उसको एक नेम देता है नंबर के नाम से, उसको एक वैल्यू प्रोवाइड, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करता है 5, और कोई भी इसको एक एड्रेस दे देता है 2342, इस तरीके से रैंडम को भी दे देता है। तो ये स्टेटमेंट दरअसल मेमोरी के अंदर ऐसी दिखती है, इस तरीके से दिखती है, ठीक है। अब डेटा टाइप्स बहुत तरीके के होते हैं, ब्रॉडली हमने दो तरीके क्लासिफाई करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव वो जो कि नेटिव डेटा टाइप्स है, नेटिव डेटा टाइप्स है, ठीक है, जो पहले चले आ रहे हैं। रेफरेंसिंग वो जो कि हम रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं, जैसे कि आपका कैरेक्टर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सी में पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए प्लीज डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट पार्ट। आप इसे पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे बताएं, हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। कुछ डेटा टाइप जावा के अंदर एडिशनल है जो कि सी में और सी प्लस प्लस में नहीं थे, लाइक बुलियन। बुलियन इज अ डेटा टाइप व्हिच कैन ओनली स्टोर टू वैल्यूज लाइक ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ठीक है। दीज आर द टू वैल्यूज, ठीक है। तो आप इसके अंदर या तो 0 या 1 को रिप्रेजेंट करता है ये, तो ट्रू और फॉल्स लेता है अल्टीमेटली, इट ऑलवेज टेक ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी, ठीक है। देन वी हैव लाइक 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास हैं, कैरेक्टर है, बुलियन है। देन वी हैव इंटीजर, इंटीजर के अंदर भी मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे बाइट आ गया जो कि आपका सी में नहीं था, शॉर्ट था आपका सी में, इंटीजर भी था। सॉरी ये बाइट नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया है, इट्स लॉन्ग। लॉन्ग आपने पढ़ा होगा, लॉन्ग डेटा टाइप था जिसकी रेंज बहुत ज्यादा हुआ करती थी, 2 1 4 5 4 6 3 4 4 2 थी, माइनस से लेके प्लस के अंदर। देन फ्लोटिंग मतलब डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये डेटा टाइप्स आपने पढ़ रखे हैं सी में, कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है। फ्लोट और डबल दोनों, फ्लोट की वैल्यू कम थी 3 पॉइंट आई थिंक 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 38 से लेके प्लस 3.4 इंटू 10 की पावर प्लस 38 तक थी। डबल की वैल्यू इससे भी ज्यादा हुआ करती थी, बहुत लंबी वैल्यू हुआ करती थी।
तो अगर आपको बड़ा नंबर लेना है तो आप डबल में लीजिए, और अगर आपका छोटा नंबर तो आप फ्लोट में ले सकते हैं। तो दीज आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये सब आपने यूज किए हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बाइट जो है वो 8 बिट का डेटा टाइप होता है, -128 से 127 की वैल्यू सेट होती है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो आपकी 0 होती है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लोट है, सब आपने पहले पढ़ रखे हैं सी में। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, ठीक है। देखिए ये रेंज बता रखी है, कितनी कितनी हाई रेंज है देखिए इनकी, 3.4 से लेकर, फिर जावा में फ्लोट की वैल्यू ज्यादा बड़ी आई थी। तो ये 32 बिट पे है, जैसे आपका सिस्टम 64 बिट पे जाता है ये वैल्यू डबल हो जाती है, ठीक है। तो इनको आप रिवाइज जरूर करें, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि बाद में प्रॉब्लम होती है, लोग बोलते हैं आपको फंडामेंटल वैल्यू नहीं पता तो दिक्कत है। आपको काम करना जावा पे आता अच्छी बात है, लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, ठीक है। देन अब आते हैं आपके रेफरेंस डेटा टाइप। तो रेफरेंस डेटा टाइप्स के जी बताइए। इसमें ये डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे रखा है, इसमें गार्बेज वैल्यू यूज नहीं होगी, मतलब बाकी नहीं कर रहा। देखिए मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जावा एक रोबोस्ट लैंग्वेज क्यों है। जावा पहले से ही जो भी डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू भी जावा ने पहले से सेट कर रखी है। जो प्रॉब्लम हमें C++ में आती है गार्बेज वैल्यू की, वो यहाँ नहीं आती है, ठीक है। इनके हिसाब कोई वैल्यू डिफाइन करना भूल गए तो जावा ऑटोमेटिकली चेक करेगी कि उस डेटा टाइप का, ठीक है, बजाय इसके को आपको गार्बेज वैल्यू दे, वो आपको डिफॉल्ट वैल्यू दे देती है। हर एक के अंदर है ये, इट इज एवरीवेयर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जावा, तभी तो जावा काफी पॉपुलर हुई। जो प्रॉब्लम्स पहले थी वो जावा के अंदर नहीं थी, ठीक है। फिर रेफरेंस डेटा टाइप्स के अंदर आप कह लीजिए कि एक तरीके से यूजर इन्हें क्रिएट करता है। हम पहले कहते थे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, सी के अंदर आपने पढ़े होंगे। और अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो जो कंपाइलर देता है, तो हमने यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को रेफरेंस डेटा टाइप से रिप्लेस कर दिया है, जो कि 3 तरीके के होते हैं। एरे है हमारे पास, आप इससे बखूबी वाकिफ हैं, पहले से आप एरे का इस्तेमाल करते हैं। सी के अंदर चैप्टर नंबर 8 में लेटेस्ट सी के अंदर एरे का चैप्टर है। आपने 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़े होंगे। और एक्चुअली में सी के अंदर जो मेमोरी का मैनेजमेंट है, कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है, मैनेज करता है, वो आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। जैसे ब्लॉक्स बना के समझाया करते थे, ये 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो एरे आपने पढ़ रखा है, ठीक है। दूसरा आपका क्लास है, जो कि जावा का सबसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस डेटा टाइप है, जिसका इस्तेमाल आप हर जगह करेंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में करेंगे, दैट इज क्लास। एंड थर्ड इज इंटरफेस। इंटरफेस हम बाद में देखेंगे। इंटरफेस जो है वो हेडर फाइल की तरह ही एक तरीके से, और ये 2 क्लासेस के बीच में इंटरेक्शन कराने के काम आता है। आप ऐसा समझ लें फिलहाल अभी, ठीक है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो क्लास का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए क्लास इज बेसिकली अ डेटा टाइप। जैसे इंटीजर लिखते हैं ना, इंट ए लिख दिया आपने, तो ए का डेटा टाइप इंट है। ऐसे ही मैंने कोई क्लास बनाई, सब उसको मैंने लिया दानिश लिया, तो इसके आगे मैंने लिख दिया क्लास। तो ये क्लास बेसिकली इस नेम का डेटा टाइप एक तरीके से। तो आप डेटा टाइप कह लीजिए, टाइप कह लीजिए, वट एवर यू फील कंफर्टेबल, ठीक है। तो क्लास को हम एक टाइप ट्रीट करते हैं, ठीक है। क्लास को एग्जांपल से समझेंगे। देखिए जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो कोई भी कोड लिखा जाता है वो एक क्लास के अंडर में आता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप इस फर्स्ट लाइन को बहुत सीरियसली अंडरस्टैंड कीजिए कि वट एवर कम्स अंडर जावा, इट कम्स अंडर क्लास। जो भी कोड लिखे क्लास के अंदर जरूर आएगा। एक मेन क्लास होती है, बाकी आपकी बेस क्लास होती है, ठीक है। तो उन मेन क्लास और बेस क्लास के अंदर हम बाद में देखेंगे क्या डिफरेंस है। बट राइट नाउ आपके पास डिफॉल्ट एक क्लास है, क्लास के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। जावा के अंदर वेरिएबल्स को वेरिएबल्स नहीं कहा जाता, इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। देखिए थोड़ी सी टेक्सोनोमी है, इट्स अ टेक्सोनोमी ऑफ जावा, कि आप जावा के अंदर किस चीज को क्या कह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम आएगी आपको। जैसे सी में आपने पढ़ा वेरिएबल होते हैं, C++ में वेरिएबल होते हैं, फिर ये यहाँ पे आके इंस्टेंस वेरिएबल कहला रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देन देयर आफ्टर वी हैव कंस्ट्रक्टर्स, जो हम आगे देखेंगे, एंड मेथड्स, ठीक है। मेथड इज व्हाट? मेथड हम फंक्शन को कहते हैं जावा में। जो आपने सी में फंक्शन पढ़े थे, तो उनको फंक्शन ना कहते जावा में मेथड्स कह देते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। और चाहे आपका कोई वेरिएबल हो,
चाहे आपका कोई मेथड या फंक्शन हो, जावा के अंदर उसको कॉल करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एक ही मात्र तरीका, और वो है उसका ऑब्जेक्ट से कॉल करना, ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस करना, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसलिए हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। अब ये सब क्या है ऑब्जेक्ट, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हमने एक अकाउंट नाम की क्लास बनाई, आप बैंक जाते हैं, बैंक के अंदर जो है आप अकाउंट खुलवाते हैं, हम सबका अकाउंट होता है ना। अब देखिए अकाउंट बहुत तरीके का होता है, अकाउंट सेविंग अकाउंट भी होता है, अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट भी होता है ना, एफडी भी एक अकाउंट है, लोन का भी अकाउंट होता है, अकाउंट बहुत तरीके के होते हैं। बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं कि हमारे पास दो ही तरीके अकाउंट अभी हम देख लेके चलते हैं, करंट अकाउंट जो कि इंडस्ट्री या फिर बिजनेस को अलॉट किया जाता है, एक सेविंग अकाउंट जो किसी भी इंडिविजुअल को अलॉट किया जाता है, ठीक है। ये डीमैट अकाउंट भी कहते हैं कई बार आप करंट अकाउंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरीके के अकाउंट है ना, लेकिन है अकाउंट, आप चाहे सेविंग अकाउंट लीजिए, चाहे करंट अकाउंट कीजिए, चाहे डीमैट अकाउंट कीजिए, चाहे लोन अकाउंट कीजिए, आप कोई भी अकाउंट स्पेसिफिकली मेंशन तो कर सकते हैं, बट हकीकत ये है कि वो है अकाउंट। उसको फर्दरली स्पेशलाइज कर दिया कि भाई सेविंग है, या भाई करंट है, या फिर डीमैट है, ये बात की बात है ना। तो अकाउंट क्या है, बेसिकली एक टाइप है। ऐसे ही क्लास जो है वो एक टाइप है, ठीक है। तो हमने अकाउंट नाम की क्लास बनाई, अकाउंट नाम की क्लास बनाई, फोकस समझिए थोड़ा, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमने अकाउंट नाम की क्लास बनाई, और इस क्लास के अंदर ही हम सारे फंक्शंस या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इस क्लास के अंदर आपने, अब अकाउंट जब खुलता है तो क्या क्या होता है, उसका अकाउंट नंबर होता है, उसका नेम होता है, एड्रेस होता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर होता है, ये सब वेरिएबल्स हैं। अकाउंट नंबर एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होगी, उसका हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग ले लिया। कस्टमर नेम लिया, कस्टममर का नेम स्टोर होगा, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ले लिया हमने अल्टीमेटली, ठीक है। या आप इंटीजर भी ले, अगर आपका अकाउंट नंबर सिर्फ और सिर्फ लेटर इंटीजर से बन रहा है तो आप इसे इंट भी ले सकते थे, जो आपकी मर्जी, आप वैसा कर सकते हैं। तो एक सैंपल ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है। देन अकाउंट के अंदर दो चीजें होती हैं, या तो आप पैसा डिपॉजिट करते हैं या पैसा विड्रॉ करते हैं। तो हमने दो फंक्शन बना लिए, पब्लिक वॉइड अमाउंट डिपॉजिट और अमाउंट विड्रॉ, ठीक है। जैसे दिस हम सर जैसे जो हम जो आप कन्वेंशन देख रहे, एक सेकंड, जो आप कन्वेंशन देख रहे हैं ना कि अमाउंट का ए छोटा लिखा है और डिपॉजिट का डी बड़ा लिख दिया, ऐसे अमाउंट का ए छोटा लिखा है, विड्रॉ का डब्ल्यू बड़ा लिख दिया, तो इसको हम बोलते हैं कैमल केसिंग। जब आपकी ट्रेनिंग होगी इनफी, विप्रो या कहीं पे भी, एलएनटी, टीसीएस में, तो आपको पढ़ाया जाएगा। ये अभी बुक्स में नहीं मेंशन होता, लेकिन जब इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो कोडिंग का एक स्टैंडर्ड है। आप अपने मन मर्जी मुताबिक कोड नहीं लिख सकते, जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसे करो। क्यों? क्योंकि आप जब कल को जॉब छोड़ के चले जाओगे तो आपका कोड कोई और यूज करेगा या उसको मैनेज करेगा, तो फिर उसको समझने में दिक्कत होगी। दैट इज वाई वी ऑलवेज प्रेफर सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड। हर जगह स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ, जब भी आप किसी वेरिएबल का, देखो वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रखा है मैंने यहाँ पे, तो कस्टमर का सी छोटा है और एन का एन, नेम का एन बड़ा है, अकाउंट का ए छोटा है, नंबर का एन कैपिटल है, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसिंग इज बेसिकली कॉल्ड कैमल केसिंग। अब प्लीज ये मत पूछना कि इसको कैमल केसिंग क्यों कहते हैं, मेरे को भी नहीं पता, तो मेरे को इतना पता है कि हाँ कैमल केसिंग कहते हैं, ठीक है। तो इट इज स्टैंडर्ड टेक्निक्स यूजुअली फॉलोड इन द इंडस्ट्री, और आपको कहा जाएगा भाई आपको कैमल केसिंग फॉलो करनी है। अब बताइए आप प्लीज, कौन क्या कह रहा था, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। सर जैसे हम सी में एक ही डेटा टाइप से आगे नॉर्मल कॉमा डाल के उसे डेटा टाइप में करते थे, वेरिएबल डिफाइन करते थे, तो इसमें नहीं कर सकते जी जैसे जी जी, स्ट्रिंग अकाउंट नंबर। नहीं कर, देखिए अगर आपका डेटा टाइप कॉमन है तो कर सकते हैं, अगर आपका डेटा टाइप कॉमन है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। डेटा टाइप डिफरेंट है तो फिर आपको अगले लाइन में जाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना, जी सर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए फिलहाल अभी एक क्लास बनाई अकाउंट नाम से, उसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा हैबिट चेंज कीजिए, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए। मैं भी अगर इस्तेमाल ना करूं तो मुझे भी आप टोकें कि सर आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। और आपने दो मेथड बनाए, एक मेथड बनाया अमाउंट डिपॉजिट के नाम से, एक मेथड बनाया अमाउंट विड्रॉ के नाम से, ठीक है। फिर इसके अंदर आपने जो कोड लिखना था वो आपने लिख दिया, इसके अंदर कुछ ना कुछ कोड आ जाएगा, एक सिंटेक्स बना रहा हूं खाली। देन देयर आफ्टर अब आता है कि अगर आपको ये अकाउंट नंबर का वेरिएबल, कस्टमर नेम वाला वेरिएबल, या अमाउंट डिपॉजिट वाला फंक्शन या मेथड, या अमाउंट विड्रॉ वाला फंक्शन या मेथड अगर आपको एक्सेस करना है, यूज करना है,
तो इकलौता तरीका ये है कि आपको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट को बना के ही आप इसे कॉल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिटी है किसी भी क्लास की। बात समझिए, जैसे व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल एक जनरल एंटिटी है। व्हीकल तो एक टू व्हीलर भी होता है, व्हीकल तो एक फोर व्हीलर भी होता है, व्हीकल तो एक एट व्हीलर भी होता है, ट्रक भी होता है, बस भी होता है, साइकिल भी होती है, स्कूटर भी होता है, बाइक भी होती है, एरोप्लेन भी होता है ना। तो सभी व्हीकल है अल्टीमेटली। ये व्हीकल एक क्लास है और ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर, एट व्हीलर, ये सब इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, टाइप है इस क्लास के अल्टीमेटली। तो ऐसे ही हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जावा में उसे बनाने का तरीका है, जैसे अकाउंट नाम की क्लास थी, तो ये क्लास का नेम आ गया, ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, और ये इसका तरीका होता है इक्वल टू न्यू अकाउंट। तो इस लाइन को लिख के आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किस नाम से? ACC के नाम से एक आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये जावा का स्टैंडर्ड तरीका है। ऐसे ही किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है बाय डिफॉल्ट। इसे आप रट लीजिए, क्रैम कर लीजिए, इसका और कोई सिंटैक्स नहीं है। C++ ऐसा नहीं करती थी। C++ के अंदर हम लिखा करते थे क्लास का नाम जैसे अकाउंट्स, स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम जैसे ACC और सेमीकोलन लगा दिया। C++ का कंपाइलर समझ जाता था कि जैसे ही क्लास का नाम खत्म होगा, स्पेस देकर कोई भी चीज आएगी, तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट का नाम है। ये C++ में बहुत आसान था, मुझे अच्छा लगता था। मुझे जावा में ये टेक्निक अच्छी नहीं लगती कि ऐसे इतना लंबा कोड लिखो, हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ। इनफैक्ट C++ की अच्छी बात क्या थी कि आप एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते थे। जैसे अकाउंट्स नाम की क्लास का A1 ऑब्जेक्ट बनाया, स्पेस दिया A2, स्पेस दिया A3, स्पेस दिया A4, सेमीकोलन। तो कंपाइलर समझ जाता था कि अकाउंट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट A1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट A2 के नाम से है, तीसरा ऑब्जेक्ट A3 के नाम से है, और चौथा ऑब्जेक्ट A4 के नाम से। So it was so easy in C++, so easy. But whenever you want to make different objects in Java, तो आपको इसी तरीके से हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा अकाउंट्स ACC1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट ब्रैकेट बंद। ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे थर्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे फोर्थ ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताएं प्लीज, कोई भी डाउट अगर है इसमें आपको तो। अकाउंट कैसे क्रिएट, सॉरी, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है? इज इट क्लियर? Yes, sir. कैन यू मूव फॉरवर्ड? ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा चलते हैं मेमोरी की तरफ। देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, ये प्रोग्रामर के लिए जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो कभी समझ नहीं पाएगा कि मेरा लिखा हुआ डेटा कैसे मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर, है ना। तो देखिए, सी के अंदर आपको हम कह दिया करते थे साहब ये आपकी एक मेमोरी है। ये वन डायमेंशनल एरे को हम एक मेमोरी की तरह दिखाया करते थे, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये सब एड्रेस हो जाए, इसका कोई एड्रेस हो गया 2 3 4 1 2 3 4 2 3 3 इस तरीके से। और आप यहाँ पे अपना डेटा स्टोर करते थे, 0 1 A B कुछ भी स्टोर करते थे, है ना। अब जावा के अंदर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया ACC, ये भी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, बट ACC कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल। व्हाई? अब क्वेश्चन ये है कि रेफरेंस वेरिएबल क्यों कह रहा हूं मैं इसे। ठीक है, अब मैं इसे कंपेयर करूंगा पॉइंटर से। प्लीज रिमेंबर पॉइंटर इन सी। अगर आपने पॉइंटर पढ़ा हो तो उसे सी में याद कीजिए। ठीक है, पॉइंटर क्या करता था? कैन एनीबॉडी टेल मी? कोई मुझे बता सकता है पॉइंटर का काम क्या था? सर किसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना। हाँ, जैसे सपोज करो मेरे पास ये कोई ए वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 5 है, इसका एड्रेस है 2341, तो मैं इस पॉइंटर के अंदर इस ए के एड्रेस को स्टोर कर लिया करता था। जब भी मुझसे वो कहता भाई ए की वैल्यू मुझे देना, तो मैं कहता था भाई इस एड्रेस पे चले जाओ, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें बार बार ए की वैल्यू को रेप्लिकेट नहीं करना पड़ता था। पॉइंटर इसलिए तो आए थे ताकि वैल्यू को रेप्लिकेट ना करना पड़े। अब ये इससे कंपेयर कीजिए, बिल्कुल यहां मैं इसे पॉइंटर नहीं कह के रेफरेंस वेरिएबल कह रहा हूं जावा के अंदर। तो ACC एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर है? जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर है। ठीक है, हीप मेमोरी जानते हैं? हीप मेमोरी किसे कहते हैं?
हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है मुझे? सर मुझे पता बता दो। ठीक है, देखिए जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो कोई भी कंपाइलर क्या करता है कि मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक रिजर्व कर लेता है, सपोज करो 50 MB का, 50 MB का, वो उसको कहता है भैया हीप मेमोरी है, इसको हम कहते हैं हीप मेमोरी। इसकी अच्छी बात क्या होती है कि हीप मेमोरी में स्टोर होने वाले डेटा का कोई फिक्स साइज नहीं होता। जैसे आपने लिखा ARR10, तो इसका मतलब है कि मुझे मेमोरी के अंदर 10 ब्लॉक रिजर्व चाहिए जहां पे मैं डेटा स्टोर करूंगा। ठीक है, हीप कहती है नहीं, हीप की मेमोरी डायनेमिक होती है, 10 के बजाय 15, 20, 30 और ब्लॉक से इसमें आगे एक्सटेंड किए जा सकते हैं। तो ये एक फ्री मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं फ्री मेमोरी। तो हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं तो जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन स्टोर करने की वो हीप मेमोरी है। समझ जाइए अच्छी तरीके से, वो हीप मेमोरी है। हीप मेमोरी के अलावा एक मेमोरी और यूज करती है जावा, जिसको बोलती है स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी, सब के सब रैम के ऊपर होती है। आपको ये तो पता है ना कि जो भी टेम्परेरी काम हमारा डेटा हमारा स्टोर होता है कहाँ होता है? रैम के ऊपर होता है। तो चाहे हीप मेमोरी हो, स्टैक मेमोरी हो, सबका सब कहाँ स्टोर होता है? रैम के ऊपर होता है। ठीक है, तो एसीसी आपका एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह काम करता है। जाहिर सी बात है ना, ऑब्जेक्ट भी कहीं स्टोर होगा। अगर आप किसी का ऑब्जेक्ट इस आपने जैसे लाइन लिखी, इसका मतलब है कि एक नया ऑब्जेक्ट बना, यानी कि एक वेरिएबल बना। अभी वेरिएबल मेमोरी में कहने के तो स्टोर होगा, हवा में तो स्टोर होगा नहीं। तो उस लोकेशन को हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। अब रेफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी वैल्यू को स्टोर ना करके उन सारी वैल्यूज के एड्रेस को स्टोर कर रहा है जिसको ये पॉइंट कर रहा है अल्टीमेट। अभी मैं इसको आपको और डिटेल में आगे समझाऊंगा। एक और अच्छा एग्जांपल है, जब हम एक क्लास बनाएंगे बाकायदा, एक पूरा कोड लिखेंगे, तो हम समझेंगे कि कैसे एक ऑब्जेक्ट, सॉरी कैसे एक रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स जितनी भी वैल्यूज क्लास के अंदर, मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन, कुछ भी होता है, उन सबके एड्रेस को स्टोर करता है। बट फॉर नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल, व्हाट इज मेंबर फंक्शन और मेथड्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं और कैसे उनको एक्सेस किया जाता है। रिमेंबर इन जावा यू हैव टू यूज एवरीथिंग बाय कॉलिंग और बाय मेकिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। आप बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट करे किसी चीज को डायरेक्टली यूज या एक्सेस जावा के अंदर नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्लियर? सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन वी हैव एरे। एरे बिल्कुल कॉमन है, जैसे आपका सी के अंदर होता था वैसे पढ़िए आप। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, जावा के अंदर बिल्कुल वैसे क्रिएट होता है। देखिए इंट एम्प्लॉय नाम का एरे बनाया, पर फर्क ये कि एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू इंट 100, इस तरीके से एरे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, आप चाहो तो डायमेंशन पहले लिख दो इंट के बराबर में, चाहो तो इसके बाद लिख दो, आपकी मर्जी है। ये भी सिंटेक्स ओके है, ऐसे भी सपोर्ट करता है, ऐसे भी सपोर्ट करता है। तो देयर आर टू मेथड्स टू डिनोट एरे in Java. Either by this method you can use it or by this method you can use it. Both are okay. There is no difference. ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरफेस आता है। इंटरफेस जावा के अंदर यूज किया जाता है जब हम एक डेटा को दूसरे डेटा के अंदर यूज करना चाहें। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में इस्तेमाल करेंगे इसका, अभी नहीं।